बीजेपी वहाँ क्या किस चीज से जूझ रही है। और मेरा मानना है कि बीजेपी पहली बार में जो कर्नाटक में बीजेपी के नेता जो पैटर्न शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो वो पहला है, पहली बार इतिहास में हो रहा है। बीजेपी एक बहुत बड़ी क्राइसिस से गुजरने वाली है आगे, इसका वो कर्नाटक उदाहरण है। पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी में हाईकमान के कहने से पर को नहीं माना बड़े बड़े नेताओं ने। और जैसे वो होता था कि मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जैसे नेता भी उनके सामने रह गए, और उन्होंने ये किया कि वो आरएसएस के जो भी उनको नेता मान मतलब दिया मोदी जी को, तो उसने स्वीकार कर लिया। वो अब मानने के लिए तैयार नहीं है बीजेपी के लीडर्स। ये अब कर्नाटक में दिखाई दे रहा है कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों निकल गए। ये कोई छोटी घटना नहीं है। और बाकी जो निकल रहे हैं वो सब निकल ही रहे हैं, बड़े बड़े नेता। तो ये मैं इसको इस तरह नहीं देखता कि ये इधर से उधर क्रॉस कर गए। पहली बार बीजेपी में इस तरह से मास एक्सोडस नेताओं का हो रहा है, और वो अनप्रेसिडेंटेड है, अप्रत्याशित है, और वो एक ट्रेंड शो कर रहा है। जबकि आप देखेंगे कि इसकी तुलना करनी चाहिए कि बंगाल में उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को बना दिया, आसाम में उन्होंने उनको बना दिया, क्या नाम है, हेमंत बिश्व शर्मा को। तो भी वहां का जो लीडरशिप है वो इधर उधर बोलता रहा, लेकिन वो माइग्रेट नहीं किया और रह गया, उसने मान लिया अंत में हाईकमान को। ये जो डिफाइंस है कि अब जो है हाईकमान नाम की जो ये है वहां की जो संस्था, जिसको कह रहा था कि जो बीजेपी में तो नहीं होता, लोग बोलते थे कि बीजेपी में तो इतनी डिसिप्लिन पार्टी है कि अंत में तो जो तय होगा वो मान ही लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी साइन है, तो आगे बीजेपी को दिखाएगी कि मोदी चाहते थे, जैसे उन्होंने उत्तराखंड में, गोवा में, बाकी जगहों में उन्होंने अपने मन की लीडरशिप चेंज किया, अपने लोगों को मुख्यमंत्री बदल दिया, उस तरह से और सब लोगों ने मान लिया, उस तरह से एक्सोडस नहीं हुआ। तो वो अब नहीं चलेगा। ये कर्नाटक का जो ट्रेंड है वो दिखाई दे रहा है। ये आगे दिखाई देगा कि बीजेपी में जो अगर बड़ा विद्रोह ये कर्नाटक के चुनाव हारने के बाद, या बाकी जो इलेक्शन है स्टेट के उसके हारने के बाद, या 2024 के पहले, वो बीजेपी को इस क्राइसिस से जूझना पड़ेगा। इसका उसके पास कोई रेमेडी नहीं है। दूसरा, मुझको लगता है कि एक जो करप्शन वाली नैरेटिव है उसको भी एड्रेस करने में बीजेपी फेल हुई है, और कांग्रेस ने उस मुद्दे को, हमको लग रहा है कि 40% वाला जो है वो काफी आम चर्चा में ला दिया। ये उसकी सक्सेस है एज एन अपोजिशन पार्टी। दूसरे और भी हैं, जैसे क्या होता था, एक थोड़ा ब्रॉड पिक्चर देखना चाहिए एग्जैक्टली कि कांग्रेस जीत रही है और ये नहीं, जो पॉलिटिक्स का है वो ब्रॉड पिक्चर जी। एक और है। अभी क्या होता था कि जो जो स्टेट है, बॉर्डर इलाके हैं, बॉर्डर रीजन्स हैं, तो बॉर्डर रीजन्स में क्या था कि चूंकि एक फेडरल पार्टी थी कांग्रेस, तो कांग्रेस का ही शासन कर्नाटक में होता था, महाराष्ट्र में होता था, और वहां एकदम झगड़ा है। कर्नाटक के जो मराठी भाषी क्षेत्र है जो महाराष्ट्र से लगे हुए, लेकिन वो लोग मान के चलता था कि महाराष्ट्र की जो लीडरशिप है वो हमारे साथ है, और कर्नाटक की लीडरशिप हमारे खिलाफ है। और जीत करके भी वो लोग आते थे, महाराष्ट्र एकीकरण समिति के जो लोग थे 13 12 14 एमएलए तक आते थे, बाद में भी 6 5 6 निकल के आते थे। लेकिन उनको लीडरशिप जो है, उनको लीडरशिप से कोई नहीं, वहां वो कर्नाटक के नेता के खिलाफ रहते थे, लेकिन यहाँ वो महाराष्ट्र के लोगों के साथ रहते थे। ये फेडरलिज्म खत्म हो गया है। अभी जो कर्नाटक का जो इलाका है मराठी भाषी, वो महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं, ये मतलब एक नाथ शिंदे और इन लोगों ने जो अभी डिस्प्यूट हुआ था, उस डिस्प्यूट में उनको लगता है कि उन्होंने उनको छोड़ दिया, और वो जो है बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे। इसके लिए अभी वहाँ एनसीपी भी वहाँ कैंडिडेट है, उतारने वाली है, तो बीजेपी के वोट भी काटेगी एनसीपी, और उसके कुछ एमएलए भी जीत सकते हैं। तो ये सिचुएशन है। दूसरा है क्या कि ये जो लिंगायत और भोका लिंगा वाला इशू है, उसको भी एड्रेस करने में सफल नहीं हो पाई बीजेपी। एक तो लिंगायत का बड़ा बेस इसके पास था, लेकिन बार बार येदियुरप्पा के साथ जिस तरह किया, फिर अभी जगदीश शेट्टार उनसे निकल गए, तो इसके बाद बीजेपी के पास बहुत डिफिकल्ट है कि लिंगायत का पूरा वोट उस तरह से, वो जिस तरह से जीतने में उनको मदद मिलती थी पहले, वो उसको नहीं मिलेगी मदद। और वोकालिका की तरफ उन्होंने ट्राई किया,
लेकिन वो जमा नहीं, क्योंकि वो कालिका का एक जो जो स्ट्रक्चर है उसमें सेकुलरिज्म थोड़ा मतलब जो हेट्रोजीनस ये है रिलेशनशिप है वो बन के रहा, क्योंकि देवेगौड़ा भी थे और जो लीगेसी जनता दल की थी, ये सब के कारण वो वोट बैंक अभी भी कम्युनलाइज नहीं हुआ है जिस तरह से इन्होंने कोस्टल महाराष्ट्र में कर लिया है, तो कोस्टल कर्नाटका में कर लिया है। तो मुझको लग रहा है बीजेपी बहुत बैकफुट पर है, लेकिन उसके बाद भी मैं एक राइडर रखता हूं कि बीजेपी हिंदुस्तान में अभी सबसे नंबर 1 चुनावबाज पार्टी। हम लोग 80 में लोग बोलते थे चुनावबाज पार्टी, मतलब जिसको सिर्फ इलेक्शन से मतलब है और कोई चीज से मतलब नहीं है, चुनाव लड़के किसी तरह जीत जाना है, पैसे लगाना है, सांप्रदायिकता का इस्तेमाल करना है, जाति का इस्तेमाल करना है, चुनाव आयोग का इस्तेमाल करना है, प्रशासन का इस्तेमाल करना है, जितनी भी बुराइयां जिसके बारे में हम लोग चुनाव सुधार के लिए हम लोग जिन संगठनों में काम करते रहे, सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी से लेकर पीयूसीएल या जो भी चुनाव सुधार हो, वो सारे चुनाव सुधार को उसने जो टीएन सेशन ने भी लाए तो उसको खत्म कर दिया। और अब वो किसी भी तरह मैनिपुलेट कर सकती है। आपने वो बिहार में देखा, बाकी भी चुनाव में आप देखेंगे और देख चुके हैं, और साथ में यह आपने ये भी देखा कि चुनाव जीत लेने के बाद, हार जाने के बाद, उसके बाद तोड़ लेने का और बना लेने का और विजय रैली निकालने का, उसमें देश के मुखिया जो है वो उसको बताने का कि हार गए हैं चुनाव लेकिन बना लेंगे हम, ये करके उसको जीत बताने का। इस ये जो मॉडल है पॉलिटिक्स का, वो मॉडल पहली बार हिंदुस्तान में चला है इस तरीके से। उससे मुकाबला करने में कांग्रेस या कोई अगर पिट जाए या हार जाए तो मुझको आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि दे कैन मैनिपुलेट इट। बिल्कुल, चुनाव हारने के बाद विजय रैली निकालने का दुस्साहस एक ही पार्टी इस देश में कर सकती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।